नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। लंबे समय बाद फिर एक बार अपन राजस्थान के इतिहास की ओर चलते हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी मांग के अनुसार और मांग को देखते हुए मैं फिर एक बार राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने इंडियन हिस्ट्री की चर्चा की थी और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का आज अपन अध्ययन करेंगे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को अपन मूल रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, मोटे रूप से 3 जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो लेंगे पाषाण युगीन सभ्यता, दूसरा जो पार्ट होता है वो है ताम्रयुगीन सभ्यता और तीसरा जो पार्ट होता है वो है लौह युगीन सभ्यता। तो देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहला जो पार्ट होता है वो होता है पाषाण युगीन सभ्यता, दूसरा जो पार्ट है वो है ताम्र युगीन सभ्यता और तीसरा जो होता है वो है लौह युगीन सभ्यता। अब पाषाण युगीन सभ्यता में देखिए कौन सी सभ्यता आती है। पाषाण युगीन सभ्यता के अंतर्गत बागोर सभ्यता, इधर ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत लेंगे अपन कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। ये सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है तथा लौह युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत बैराट, रैन, नगर, नगरी, सुनारी, जोधपुरा, यह सभ्यताएं लौह युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए मित्रों, 3 भागों में अपन ने इनको विभाजित किया। बागोर जो कि ताम्र युगीन सभ्यता का पाषाण युगीन सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इधर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में और बालाथल भी उदयपुर में, बैराट जयपुर, रैन टोंक, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़, सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा जयपुर में स्थित है। अब अपन इनको अलग अलग बांटते हुए एक एक स्थानों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन लेंगे पाषाण युगीन सभ्यता का स्थान बागोर। तो सबसे पहला स्थान है अपने पास बागोर। और बागोर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में
नदी, कोठारी, खोज एवं उत्खनन, उन्नीस सौ सड़सठ से 1970 ईस्वी के मध्य खोजकर्ता उत्खननकर्ता वी एन मिश्र। पूरा नाम ले मित्रों तो पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। इनके द्वारा बागोर का उत्खनन करवाया गया और कब हुआ? 1967 से 1970 ईस्वी के मध्य। फिर एक बार देखिए, बागोर की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो बागोर देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। नदी किनारा कौन सा होगा? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। खोज एवं उत्खनन 1967 से 70 ईस्वी के मध्य वी एन मिश्र के द्वारा करवाया गया। अब बागोर की विशेषता क्या है? तो दोस्तों बागोर की विशेषता के बारे में देखते हैं, यहां से क्या मिलता है और इसकी विशेषता क्या रही है। तो बागोर की विशेषताओं में देखिए, सबसे पहली बात, बागोर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, विशेषकर पाषाण युगीन, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता बागोर। दूसरा, बागोर इसको आदिम मानव जाति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो विशेषता है, मिलता क्या है? तो राजस्थान में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य बागोर से प्राप्त होते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है, बागोर के निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार घर पर ही करते थे और शव को देखिए कैसे रखते थे, पूर्व पश्चिम में शव को रखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, बागोर की विशेषता, बागोर पाषाण युगीन सभ्यता है, आदिम मानव जाति संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, राजस्थान में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य बागोर से प्राप्त होते हैं, मृतकों का अंतिम संस्कार बागोर के निवासी घर पर ही करते थे और पूर्व पश्चिम में शव को रखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये तो हुई बागोर की विशेषता। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगली अपन ने बात की थी, कालीबंगा। हालांकि भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन ने जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, उसके अंतर्गत भी अपन ने कालीबंगा का अध्ययन किया था, लेकिन फिर एक बार राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत कालीबंगा का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। अब यहां से भी एक और जो बड़ी बात निकल के आती है कि यह कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये पंजाबी भाषा का शब्द है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में देखिए,
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित। नदी किनारे की बात करें तो नदी किनारा घग्गर। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं घग्गर के अतिरिक्त। देखिए घग्गर के अन्य नाम नाली, पाट, लेटी, मृत नदी, द्रस्वती, सरस्वती। और आप जानते हैं जब इसमें बाढ़ की स्थिति होती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है और पाकिस्तान में इसका नाम परिवर्तन होकर इसको बोलते हैं हकरा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर ऑप्शन में घग्गर है तो ठीक है, और घग्गर ना हो तो सरस्वती नदी मानी जाएगी, क्योंकि वैदिक काल में जिस स्थान पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी वर्तमान में उसी स्थान पर आपकी कौन सी नदी, घग्गर नदी प्रवाहित होती है। दूसरा, अब आगे देखते हैं, इसकी एक स्थिति और है। अब भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो इसको हनुमानगढ़ ना देकर गंगानगर जिले में बताती है। तो मित्रों 1994 ईस्वी में हनुमानगढ़ गंगानगर से एक नया जिला बना था और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति का अवलोकन किया जाता है तो वर्तमान में यह हनुमानगढ़ में और 94 से पहले ये गंगानगर में थी। एक और बड़ा क्वेश्चन यहां से निकलता है, रियासत कि कालीबंगा कौन सी रियासत के अंतर्गत थी। तो दोस्तों रियासत यहां पर आएगी बीकानेर। बीकानेर रियासत के अंतर्गत कालीबंगा की भौगोलिक स्थिति निकल के आती है। तो फिर देखिए एक बार, भौगोलिक स्थिति में वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और 1994 से पहले गंगानगर जिले में, और रियासत आ जाए तो रियासत बीकानेर के अंतर्गत आती है। नदी किनारा घग्गर, घग्गर के अन्य नाम नाली, पाट, लेटी, मृत नदी, द्रस्वती, सरस्वती, और पाकिस्तान में इसका नाम हो जाता है हकरा। तो ये तो हुई कालीबंगा की भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति के बाद में अपन इसका अध्ययन करेंगे खोज एवं उत्खनन। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं खोज कब हुई, किसने की। तो देखिए 1952 ईस्वी में खोज करता थे अमलानंद घोष। दूसरा उत्खनन, उत्खनन करता थे 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य दो व्यक्तियों के नाम हैं, बी.वी. लाल, और दूसरा जो व्यक्ति है वो थे बी.के. थापर। तो दोस्तों देखिए खोज हुई 1952 में, खोज करता थे अमलानंद घोष। उत्खनन हुआ 1961 से 1969 के मध्य। दो व्यक्ति थे, बी.वी. लाल, पूरा नाम लिखे इसका तो देखिए ब्रिजवासी लाल, और इधर बी.के. थापर का अगर पूरा नाम लेते हैं तो ये थे बाल कृष्ण थापर। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है यहां से, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में
खोजा जाने वाला प्रथम स्थान कौन सा होगा? कालीबंगा। और यदि भारत की बात आ जाए तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थान अपन ने नाम लिया था रोपड़। तो दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। भारत में खोजा जाने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला स्थान था रोपड़, जो कहां पड़ता है? पंजाब में। और बात हुई थी कि 1950 ईस्वी में बीवी लाल के द्वारा इसका खोज हुआ था। तो राजस्थान में खोजा जाने वाला प्रथम स्थान कालीबंगा। अब इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेषता देखिए, सबसे पहली बात तो अपन करेंगे, कालीबंगा का उत्खनन दो भागों में हुआ और दो भाग कहेंगे आप इसको। पूर्व हड़प्पा युगीन कालीबंगा और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा हड़प्पा युगीन कालीबंगा। अब यहां से देखिए दोस्तों, पूर्व हड़प्पा युगीन कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो है दोहरे जुटे हुए खेत के अवशेष। विश्व के अन्य किसी भी सभ्यता में जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। एकमात्र स्थान विश्व का जो कि कालीबंगा है, और वो भी कौन सा? पूर्व हड़प्पा युगीन कालीबंगा। यहां से दोहरे जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां से हल के अवशेष नहीं मिलते हैं। संभवतः इनके हलों के जो फाल है वो लकड़ी के रहे होंगे, जो कालांतर में नष्ट हो गए। तो देखिए, पूर्व हड़प्पा युगीन कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोहरे जुटे हुए खेत के अवशेष। अब इधर अपन देखते हैं हड़प्पा युगीन कालीबंगा की विशेषता। तो दोस्तों, हड़प्पा युगीन कालीबंगा की विशेषताओं में देखिए, सबसे पहली विशेषता 7 अग्निकुंड, इन्हें आप हवन कुंड कह सकते हैं। दूसरी विशेषता लकड़ी की बनी हुई नालियां। तीसरी स्वस्तिक का चिन्ह। चौथा ऊंट के अवशेष। व्याघ्र के अवशेष। बालक का कपालखंड। इसे आप कह सकते हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण। सातवीं विशेषता लेंगे अलंकृत ईंटें। भूकंप के अवशेष या भूकंप के प्रमाण। अन्य विशेषताओं में मेसोपोटामिया की
बेलनाकार मुहुर, तंदूर नुमा चूल्हा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से किसी भी रूप में मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। कालीबंगा के अधिकांश घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, अतः कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से जानते हैं। दूसरा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इससे पहले दो राजधानियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी और बात हुई थी, स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, दोनों को राजधानी बताई थी। स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की। अब अपन बात करेंगे, देखिए विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए उत्खनन में 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं और इन हवन कुंडों से जले हुए अन्न के दाने, जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे यह प्रमाण होता है कि कालीबंगा के लोग यज्ञ हवन करना जानते थे तथा बलि प्रथा से परिचित थे। लकड़ी की बनी नाली, देखिए एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से पाइप रूप में, पाइप की भांति लकड़ी से बनी हुई नालियां प्राप्त हुई है। स्वस्तिक का चिन्ह, और स्वस्तिक का चिन्ह, इसका तात्पर्य यह हुआ कि संभवतः ये लोग वास्तु दोष और सूर्य पूजा से परिचित थे। ऊंट के अवशेष, एकमात्र स्थान ऐसा है जहां से ऊंट के अवशेष, व्याघ्र बाघ के अवशेष, बालक का कपाल खंड, एक बालक का कपाल खंड प्राप्त हुआ है जिसमें 6 छिद्र बने हुए हैं। तो विद्वानों का यह मानना है कि कालीबंगा के लोग ऑपरेशन करना जानते थे, अर्थात शल्य चिकित्सा से परिचित थे। अलंकृत ईंटें, भूकंप के अवशेष, मित्रों एक ऐसा स्थान कालीबंगा है जहां से भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। जब यहां के घरों का उत्खनन हुआ तो उनकी दीवारें दरार से और नीम टेढ़ी मेढ़ी पाई गई, जो इस बात का प्रमाण है कि संभवतः यहां पर भूकंप आया होगा और संभवतः भूकंप से ही कालीबंगा की सभ्यता का विनाश भी हुआ होगा। इसके अतिरिक्त देखिए मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक, और यह सभ्यता जो थी आप जानते हैं दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे पर बसी हुई थी। तो मेसोपोटामिया की कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि कालीबंगा के लोगों का मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध रहा होगा। दूसरा, तंदूर नुमा चूल्हा, जो वर्तमान आपके तंदूर होते हैं उस प्रकार का एक चूल्हा प्राप्त हुआ है, जो संभवतः इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोगों का परिवार बड़ा रहा होगा। मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। कालीबंगा के अधिकांश घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, अतः कालीबंगा को एक और नाम देते हैं दीनहीन बस्ती। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। एक और चीज जो रह गई है वो है सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्त्रा। तो दोस्तों सूती कपड़ा भी यहां से प्राप्त होता है और एक उस्त्रा भी प्राप्त होता है। तो संभवतः कालीबंगा के लोग सूती कपड़े से भी परिचित थे और
कटिंग दाढ़ी करना जानते थे, क्योंकि यहाँ से उस्तरा प्राप्त हुआ है। और आज भी आप जानते हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सर्वाधिक कपास उत्पादित होती है। तो दोस्तों ये थी 2 सभ्यताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया है और आज के लिए इतना ही। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। लो ये भाई, ये पटवाई थी, क्यों समझ में आए हैं? पहले भी नहीं चाहिए।